मौर्य साम्राज्य। इसके स्रोत के बारे में सबसे पहले है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और राजनीतियों का वर्णन करता है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, यह एक संस्कृत नाटक है जो भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी बताता है। यह नाटक उन्हें निम्न जाति का बताता है। मेगास्थनीज का इंडिका, इसमें मौर्य साम्राज्य में चीज़ें कैसे चलाई जाती थी इसका विस्तृत विवरण शामिल है। बौद्ध साहित्य, यह पाली भाषा में था। यह जातक कथाएं, बुद्ध से पूर्व जन्म की कथाएं थी। यह दीपवंश, महावंश और दिव्यदान में। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य। इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हटाकर सिंहासन पर आसीन हुए थे। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर के महान समावर्ती कहा जाता है। पुत्र का नाम इनके ये पुत्र थे बिंदुसार। इन्होंने कोष्ठागार विभाग बनाया। अनाज के भंडारण के लिए सवगोरा ताम्रपट लेख में इसका उल्लेख मिलता है। सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूडिन वंश से, जो कि मैसिडोनिया ग्रीक राजवंश के सदस्य और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तराधिकारी उत्तर पश्चिमी हिस्सों में शासन कर रहे थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के दरबार में थे। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। इसके बाद इनका पुत्र था बिंबिसार, जो कि 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसे ग्रीक द्वारा अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। मतलब अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक या शत्रुओं का नाश करने वाला। इन्होंने सीरिया के एंटियोकस प्रथम से मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था। इन्हें दो समुद्रों के बीच की भूमि जीतने के लिए जाना जाता है। इन्होंने आजीविकों को संरक्षक दिया था। उनसे यूनानी राजदूत डिमाकस से मुलाकात की थी। इनके पुत्र का नाम अशोक था। अशोक ने राधागुप्त मंत्री की सहायता से सिंहासन धारण किया था। इन्होंने 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। इन्होंने भेरी घोष भौतिक विजय को धम्म घोष सांस्कृतिक विजय से प्रतिस्थापित कर दिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिलोन, जिसे अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भेजा था। अशोक के शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं, एक शिलाएं थी, एक स्तंभलेख थे। शिलाएं प्रमुख 14 शिलाएं थी। पहली बार 1838 में जेम्स प्रिंसिप ने इसे पढ़ा था। लघु शिलाएं कितनी थी? 15 थी। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे, विलियम जोन्स भी अशोक के प्रमुख शिलालेखों को पढ़ने में शामिल थे। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। प्रमुख शिला अभिलेख कुल कितनी थी? 14 थी। कुल भाषा इसमें 3 है। उपयोग की गई कुल लिपियाँ कितनी है? 4 हैं। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अफगानिस्तान में उपयोग की गई लिपि कौन थी? खरोष्टी, अरामीक और ग्रीक थी। भारत के उत्तर पश्चिमी शहरों में उपयोग की गई लिपि खरोष्टी थी। अभिलेखों में उसका उल्लेख इस प्रकार है: देवनामी प्रियदर्शी, अर्थात देवों का प्रिय या भगवान का प्रिय। 10 स्थान जहाँ अशोक के शिलालेख पाए गए थे। पहला था कंधार, यह एक द्विभाषी अभिलेख था। यह कंधार अफगानिस्तान में मिला था। दूसरा था शहबाजगढ़ी, यह एक खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। यह खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में मिला था। तीसरा है मानसेरा अभिलेख, यह मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान में मिला था।
तीसरा है कालसी अभिलेख, यह देहरादून उत्तराखंड में मिला था। पांचवा है गिरनार, यह गुजरात के गिरनार प्रमुख शिलालेख में 14 पंक्तियां अंकित हैं। छठवां है सोपरा अभिलेख, यह महाराष्ट्र में मिला था। सातवां है धौली, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में मिला था। जौनागढ़ अभिलेख आठवां जौनागढ़ अभिलेख उड़ीसा में मिला था। नौवां संतति अभिलेख, यह कर्नाटक में मिला था। 10वां येरियागुड़ी अभिलेख, यह कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में मिला था। अशोक के प्रमुख 14 शिलालेख। शिलालेख 1 कहता अहिंसा की बात। पशुवध पर प्रतिबंध, उत्सवों में होने वाले समारोहों और पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। अशोक की रसोई में केवल 2 मोर और 1 हिरण मारे गए थे। वह इस प्रथा को भी बंद करना चाहते थे। शिलालेख 2, मनुष्य और पशुओं की देखभाल प्रदान करना एवं दक्षिण भारत के चोल पांड्य और राज्यों का वर्णन मिलता है शिलालेख 2 में। शिलालेख 2 में मनुष्य और पशुओं की देखभाल करना और दक्षिण के चोल एवं पांड्य राजाओं का वर्णन मिलता है शिलालेख 2 में। शिलालेख 3 में ब्राह्मणों के प्रति उदारता मिलती है और शिलालेख 4 में भेरी भेष की जगह धम्मघोष लागू करता है। शिलालेख 5 में दासों के प्रति नीति पर चिंताएं व्यक्त करता था और धम्म महापात्र अधिकारी को नियुक्त किया था। शिलालेख 6 में कल्याणकारी उपाय बताया था। शिलालेख 7, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का अनुरोध करता है। शिलालेख 8, अशोक की बोध गया एवं बोध वृक्ष की पहली धम्म यात्रा का वर्णन शिलालेख 8 में मिलता है। शिलालेख 9 लोकप्रिय समारोहों की निंदा करता है और धम्म के समारोहों पर जोर देता है। शिलालेख 10, यह ख्याति और महिमा की इच्छा की निंदा करता है और यह धम्म की लोकप्रियता पर जोर देता है। शिलालेख 11, यह धम्म का विस्तारपूर्वक वर्णन करता है। शिलालेख 12, यह इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए अनुरोध निर्देशित करता है। शिलालेख 13, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यह कलिंग पर अशोक की विजय हुई थी, इसका उल्लेख शिलालेख 13 में मिलता है। शिलालेख 14, देश के विभिन्न भागों में उत्कीर्ण अभिलेखों का वर्णन मिलता है। शिलालेख 13 का 3 कहता है कि कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था। और लघु शिलालेख 4 अभिलेख जिनमें अशोक को उनके नाम से उल्लेखित किया गया है। ये कौन कौन से थे? 4 थे। मस्की जो कि कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, निट्टूर कर्नाटका में, गुर्जर मध्य प्रदेश में है। यह 4 अभिलेख है जहाँ पर अशोक का उनके नाम का उल्लेख मिलता है। पहला मस्की, दूसरा ब्रह्मगिरी, तीसरा निट्टूर, चौथा गुर्जर। मस्की कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, निट्टूर कर्नाटका में और गुर्जर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अशोक का मस्की पत्थर की पटिया में उल्लिखित नाम है। यहाँ पे स्तंभ अभिलेख आकृति 2, ये वाला दिल्ली टोपरा अभिलेख है। इसमें कुल 7 है। इसमें कुल 7 मतलब कुल इसमें 7 पंक्तियाँ दी गई हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख इसमें अशोक के सभी 7 स्तंभ अभिलेख शामिल हैं और केवल 7वां अभिलेख को उसमें सबसे लंबा माना जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक द्वारा हरियाणा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, यह दोनों बिहार में स्थित हैं। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ दोनों बिहार में अवस्थित हैं। यह आकृति 3 रामपुरवा बैल, यह स्तंभ शीर्ष है, इसमें केवल बैल पाया गया था। अशोक स्तंभ सारनाथ, इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया और अशोक के धर्म में परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ अशोक ने बुद्ध के प्रथम उपदेश को स्मरण किया था। इसमें जानवर कौन कौन से हैं? सिंह, हाथी, घोड़ा और बैल हैं। बराबर की पहाड़ियाँ और गुफाएं, यह बिहार में स्थित है।
अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई गई थी। लोमस ऋषि गुफाएं, ये भी बिहार में स्थित है। नागार्जुनी गुफाएं, यह भी बिहार में है। दशरथ मौर्य, अशोक के पोते द्वारा बनवाई गई थी ये। और कूड़ागमन या कनकमुड़ी स्तूप, अशोक द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था निगाली सागर की यात्रा के बाद। रोमनदेही स्तंभ अभिलेख, जिसे लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है, नेपाल में स्थित है। यह दर्शाता है कि अशोक बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा पर गए थे। उन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के करों को कम कर दिया था। नंदवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसे पुष्यमित्र दशरथ ने पराजित कर दिया था। मौर्य प्रशासन। कौटिल्य का सप्तक सिद्धांत कौन था? इतने प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए 7 तत्वों का उल्लेख किया था। पहला था शासक मतलब राजा, दूसरा सचिव मतलब अमात्य, तीसरा क्षेत्र मतलब जनपद, चौथा किला मतलब दुर्ग, पांचवा खजाना, इसका मतलब कोष होता है, छठवां दंड, सीना मतलब दंड होता है, सात सहयोगी मतलब मित्र। ये 7 जो है तत्वों का उल्लेख कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में किया गया है। मौर्य प्रशासन के तहत 5 प्रांत कौन कौन से थे? प्रांत उनकी राजधानियाँ। एक पूर्व प्रांत था जिसे पाश्चपत कहते थे, इसकी राजधानी तोसली थी। दूसरा पश्चिम में अवंतीपत था, इसकी राजधानी उज्जैन थी। उत्तर में उत्तरापथ था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिण में दक्षिणापथ था, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और प्राची जो है वर्तमान में यूपी और बिहार में था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। कर प्रणाली। सोने में चुकाए गए कर को हेरड़ कहते थे। धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। आपातकालीन कर को प्रलय कहते थे। गांवों द्वारा वस्त्र के रूप में चुकाए गए कर को पिंड कर कहते थे। सोना रख रखाव कर को सिवना भक्तुम कहते थे। अतिरिक्त कर को पार्सम कहा जाता था। और चारागाह कर को विविध कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में 2 तरह के न्यायालय थे। एक था धर्मस्थलीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। एक धर्मस्थलीय न्यायालय यह निजी विवाद के लिए था, मतलब व्यवहारिका के लिए था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय यह प्रतिष्ठा राज्य और जनता के बीच के विवाद को कंटक शोधन न्यायालय दर्शाता था। अधिकारी। मौर्य प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे? पहला सन्निधात्रा यह मुख्य कोषाध्यक्ष अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व का समान संग्राहक होता था। गोपा लेखांकन के लिए जिम्मेदार होता था। अच्छपटलिक यह लेखा परीक्षक अधिकारी होता था। नगरक नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। शीताध्यक्ष कृषि का अधीक्षक होता था। संस्थाध्यक्ष बाजार के लिए जिम्मेदार होता था। नावाध्यक्ष जहाज़ों के अधीक्षक होते थे। अश्वाध्यक्ष घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी होते हैं, मतलब घुड़सवार वाली फौज के अधिकारी होते थे। शुक्लाध्यक्ष सीमा शुल्क का अधीक्षक को शुक्लाध्यक्ष कहते थे। धम्म में महामाता अशोक द्वारा बनाया गया नया पद, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग धम्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं कि नहीं पालन कर रहे हैं। मौर्यकालीन अधिकारी को फिर से देखते हैं। पहले थे सन्निधात्रा, यह महान मुख्य कोषाध्यक्ष अधिकारी था। समाहर्ता राजस्व का सामान्य संग्राहक था। गोपा लेखांकन के लिए जिम्मेदार होता था। अच्छपटलिक लेखा महालेखा या लेखा परीक्षक अधिकारी होता था। नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। कृषि अधीक्षक को शीताध्यक्ष कहते थे। बाजार के लिए जिम्मेदार को संस्थाध्यक्ष कहते थे। नावाध्यक्ष जो जहाज़ों के अधीक्षक होते थे। अश्वाध्यक्ष ये घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी होते थे, मतलब घोड़े वाली फौज के। शुक्लाध्यक्ष सीमा शुल्क के अधीक्षक को शुक्लाध्यक्ष कहते थे। धम्म महामात्रा अशोक द्वारा बनाया गया नया पद था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग धम्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन इनका इस प्रकार था, जो कि इनका में उल्लेख किया गया है। नगर पालिका प्रशासन में 6 समितियां थी और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। सेना में 6 समितियां थी, इसमें भी प्रत्येक में 5 सदस्य थे। जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार महिलाओं को समाज में उच्च स्थान था और वे सेना का हिस्सा थीं। मगध प्रांत में कौन कौन से 5 प्रांत थे? मध्य में था मगध,
और उत्तरी पथ उत्तरापथ था। इसका राजधानी तक्षशिला थी और दक्षिणी पथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। और पश्चिम अवंती पथ था, इसकी राजधानी उज्जैन थी। उत्तरी पूर्वी का उच्चा पथ था, जिसकी राजधानी तोसली या कलिंग थी। इसमें मौर्यकालीन बंदरगाह कौन कौन से थे? पश्चिम में भरूच था और सोपारा था, जबकि पूर्व में ताम्रलिप्ति या बंगाल था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह पश्चिम में भरूच और सोपारा था, पूर्व में ताम्रलिप्ति या बंगाल था। प्रांतीय प्रशासन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज कैंडिका के अनुसार समाज 7 वर्गों में विभाजित था और समाज में कोई भी गुलामी मौजूद नहीं थे। ये 7 कौन कौन से थे? पहला दार्शनिक था, दूसरा कृषक या समाज था, कृषक या किसान था, तीसरा किसारी या चरवाहे थे, चौथा व्यापारी, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक या जासूस, सातवां परामर्शदाता थे। इसकी ट्रिक कौन कौन सी है? पी या टू सी। पी से हो गया फिलोसफर मतलब दार्शनिक, एस सी से हो गया कल्टिवेटर्स या फार्मर्स मतलब कृषक हो गया, एस से हो गया शेफर्ड मतलब चरवाहे हो गया, टी से हो गया ट्रेडर्स मतलब व्यापारी हो गया, डब्ल्यू से मतलब वॉरियर हो गया योद्धा, ओ से ओवरसीज या स्पाई मतलब जासूस या निरीक्षक, सी से हो गया काउंसलर मतलब परामर्शदाता। अंतेजा मतलब बिना किसी जाति के विवाह की 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया था और तलाक की भी अनुमति थी। अशोक ने श्रीनगर बसाया था। नेपाल में ललितपत्तम और देवपत्तनम नामक स्थान था। सीता भूमि जो सरकारी भूमि थी, अच्छी खेती को आदेव मातृक कहते थे। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। रूपजीवा जो होती थी उनको वैश्य को रूपजीवा कहते थे। छंदवासनी को विधवा को छंदवासनी कहते थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC में हुई थी, जो कि इसकी अध्यक्षता कौन की थी? मुगली पद तीसरे की थी।